हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सेशन शुरू करने वाले हैं जो हमने कल वाइंड अप किया था, उससे आगे के क्वेश्चंस अब हम करेंगे, क्योंकि ये फ्लो में है सारे चैप्टर्स जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और अब ये जो सेशन है ये लास्ट सेशन का कंटिन्यू सेशन है। तो लास्ट सेशन के आगे से हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट सेशन के क्वेश्चन के हिसाब से हम फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। हमने ये वाली चीज़ें कर ली, डेफिनेशंस करी है इसकी। फिर हमने इसके न्यूमेरिकल्स कम डेरिवेशन जो बेसिकली पूछे जाते हैं वो कर लिए हैं। ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है। ये कल आपको बताया गया था दोनों के बीच में डेंसिटी का क्या रिलेशन है, ये भी बता दिया था। फिर हमने कल ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया था कि वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो रहती है। फिर हमारा डाइलेक्ट्रिक था, उसके बाद में हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किया था। उसके बाद में हमने क्वेश्चन किया था पोलर और नॉन पोलर का। पोलर और नॉन पोलर के बाद में फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पे काम करता है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था। फिर उसके बाद में आपने हमसे पूछा था कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज पर। तो इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल पूरा का पूरा ग्राफ बताया था, वीडियो जाके चेकआउट करो। फिर आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कि अगर एक कैपेसिटर आपको दे दिया जाए तो उस पॉइंट पे आप किस तरीके से डीसी सोर्स में वैल्यू निकालेंगे, यानी कि उसकी एनर्जी क्या रहेगी। यानी कि दो पॉइंट आपने यहाँ पे हमसे पूछे थे कि सर यहाँ पे आप हमें कैपेसिटेंस की एनर्जी स्टोर्ड बता दो और उस पॉइंट पे इसको कंसीडर करना सिखा दो। ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं पेन। ये एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक, ये वाला लास्ट हमने जो है क्वेश्चन यहाँ पे सीख लिया था। अब उसके आगे हमें चार्ज दे रखे थे, उस पॉइंट चार्ज से आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आर ए की वैल्यू, ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट किया था कि अगर आर ए की वैल्यू है तो पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, और हमने बताया था कि ज़्यादा वाले में से कम वाला पोटेंशियल माइनस होता है, वी बी माइनस वी ए होता है। क्लियर हो गया। अब उसके आगे जो आता है वो ये आ जाता है कि अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है लास्ट सेशन में कि पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसको आप जाकर के चेकआउट करो। ये फटाफट क्विक रिवीजन हो गया कि भाई हमने कर क्या लिया, चेन चल रही है या नहीं, ये उस पॉइंट को समझाने की यहाँ पर। तो चेन चल रही है बिल्कुल, 75 क्वेश्चन पर आ गए, 74 तक हम कर चुके हैं। तो 75 क्वेश्चन सिंपल है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल surfaces due to electric dipole, locate the points where potential due to dipole is zero। डायपोल जीरो कब हो सकता है बताइए, कब होगा जीरो? जब मूवमेंट ही ना हो, चार्ज के अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो, उसकी अपनी कोई एनर्जी ना हो, वो मूव ही ना कर पाए, पोटेंशियल ही ना हो। तो जब हम किसी भी चीज का, किसी भी चार्ज का पोटेंशियल जीरो कर देते हैं तो उस टाइम पर उसकी वैल्यू जीरो होने की वजह से एक डायपोल मोमेंट भी उसका जीरो, पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है। वेयर द पोटेंशियल इज जीरो, तो आपको इलेक्ट्रिक सरफेस निकालना होता है। दोनों क्लोज क्लोज आ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ेगी। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ऑरा इस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगा। ये ऑरा है इसका, ये एनर्जी लेवल है इसका। हमने कल भी समझाया था, ये नेगेटिव के लिए भी सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के लिए कुछ अलग, नेगेटिव ना, दोनों सेम ही है। यहाँ पर ऑरा जो है इस एनर्जी को यहाँ कर ले जाके ले जाता है। ये दो पॉइंटों पर कंसीडर है, ये इनर पॉइंट है और ये आउटर है। यानी कि कुछ इस तरीके से समझें, ये इनर है, ये कल भी समझाने की कोशिश हमने करी है, और ये इसका आउटर है। यहाँ पर एनर्जी बॉटम में होगी क्योंकि यहाँ पर लॉस हो गया एनर्जी का टोटल। इस बाउंड्री के बाद में ये अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एड ऑन करेगा, और एड ऑन करने के बाद में ये दोबारा से पूरी फुल एनर्जी के साथ, जो कि पहले थी, प्राइमरी में थी, प्रिमिटिव थी, सेम एनर्जी के साथ यहाँ पर पे लेकर के आ जाएगा। अब इस 36 पॉइंट पर यहाँ पर सिंपल सी बात होगी, फिर नेगेटिव यानी कि लेस ऑफ एनर्जी एंड हाईएस्ट पीक ऑफ द एनर्जी होगी। इसी वजह से ये हमारा इस तरीके का पोटेंशियल डायग्राम बनेगा जो हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर बता रहा है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है कि डायपोल एट द
सेम पोजीशन। तो आंसर क्या चलेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन है, लिखना क्या है सर, मुद्दे की बात पे आ जाओ। तो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात लिखनी है, फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यहीं से उठाया है, फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये उठा लिया, ये आंसर है। आप टॉपर हो तो आप टॉपर के तरीके से पढ़ रहे हो, आपको कभी भी ये फील नहीं करने देना अपने आप को कि हमें समझ में नहीं आ रही है फिजिक्स, बिकॉज आपको समझ में आ रही है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जो यहाँ कराया जा रहा है उसकी मोर देन मोर रिटर्न प्रैक्टिस करो, एक ही आंसर को दो दो तीन तीन चार चार बार बार लिख के देखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनको मास्टर करके चले जाना, बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 की जिम्मेदारी हम लेते हैं। जितना कम रिटर्न प्रैक्टिस करके जाओगे उतने ही कम नंबर आएंगे, जितनी ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करके जाओगे उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। बिल्कुल सिंपल सी कहानी आपको याद रखनी है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ ही ना आए। रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करो, जो पढ़ रहे हो उसको लिखो, बार बार लिखो, याद है, समझ में आ रखा है, जब तक विजडम में ना पहुंच जाए, मसल मेमोरी में, कि एक बार पढ़ लिया, कभी भी कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके से पूछे वो आपको आना चाहिए। दैट इज द मेन पावर ऑफ रिटर्न प्रैक्टिस। वहीं तक आपको सरेंडर करना है, वहीं तक आपको लेकर के जाना है। जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओ तब आप रिटर्न प्रैक्टिस छोड़ देना, फिर आप मुझे भूल के दिखा देना। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपसे ना निकले हमारे पास जरूर आना, हमें बताना कि सर आपने इस तरीके से बताया था, हमने सब कुछ किया पर हमसे तो फिर भी नहीं हो रहे क्वेश्चन। हम देखते हैं ना फिर उस चीज़ को कि क्यों ऐसा हुआ। लॉ जो हमने बनाया, जो हमने देखा, जो हमने टोटल हजारों बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, जो लॉ बना सबके लिए, वो कैसे फेल हो सकता है, हम वही तो देखेंगे कि लॉ फेल हुआ कहाँ। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो हमने वही कहा कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल, जो आपने क्वेश्चन पे पूछा वहीं से शुरू किया। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की आप बात कर रहे हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की, तो हमने सारा क्वेश्चन से उठा लिया। फिर होगा क्या, बस यही आंसर है, ये सिमेट्री होगा, एक जैसा। आप देख रहे होंगे जो चीज यहां पर है वही सेम यहां पर होगी पॉजिटिव के अंदर, सेम सेम जो चीज नेगेटिव, ये सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री है, बस इसका इतना सही आंसर है। डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि डायपोल इज जीरो, ना तो पॉजिटिव क्रिएट हुआ ना नेगेटिव क्रिएट हुआ, डायपोल मूवमेंट हो गई उसकी भैया, क्या हो गई, क्या हो गई बताओ, जीरो। समझ में आ रहा है, हम आपसे ही बात कर रहे हैं, जीरो हो गई, जीरो। तो उस जीरो को समझना, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, फालतू फंड की बातें नहीं करनी है दिमाग में। अब कचरा नहीं डालना है, कचरा हटा दिया जी बिल्कुल फटाफट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम्स जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक जब वैल्यू जीरो ही हो गई तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल भी जीरो हो गई, ना पॉजिटिव रहा ना नेगेटिव रहा। मुद्दे की बात पे आ जाओ। इक्वेटोरियल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, इक्वेटोरियल कहाँ पे पास होगा, सेंटर पॉइंट पे, दिख रहा है ना, दिख रहा है, वहीं पर होगा, ये दे रहे हो सेंटर पॉइंट पे, ये वाला। तो ये इस पॉइंट को कंसीडर हम कर रहे हैं, फटाफट आपको समझना है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन इज जीरो। समझ आ रही है बात, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। जब जीरो हो गया तो आपको दो की फीचर्स मिले, कौन कौन से बताओ जरा। पहला मिला टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, फिर क्या मिला होगा, फिर मिला जीरो पोटेंशियल रीजन। जीरो पोटेंशियल रीजन का क्या मतलब है, जीरो पोटेंशियल रीजन का मतलब है ना तो वो पॉजिटिव ना तो वो नेगेटिव, दोनों की फोर्स लाइन सेम टू सेम। क्लियर हो रही है बातें, आपको इस तरीके से समझना है। उसके बाद इक्वेटोरियल प्लेन पे जब पोटेंशियल जीरो हो जाता है, उसकी वजह से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये वाला क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। ये बनाना है आपको। ये हो गया v इजिकल टू जीरो। इसमें हमने जो की फीचर पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल और इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो। समझ आ रहा है, समझो जा करके बात को। तो ये चीजें हो गई, पोटेंशियल जीरो इक्वेटोरियल प्लेन पर। आगे चलते हैं जी। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछ लिया, आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट दे दिया। न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन है, ये क्या है, क्या है, न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन। समझ आ रही है बातें,
ध्यान से फोकस से समझना। तो न्यूमेरिकल का डेरिवेशन क्या कहता है कि एक आइसोलेटेड अलग अलग स्पीयर है। आइसोलेट का मतलब होता है जो चार्ज अलग हो सकता है। समझ आ रही है बातें? चलो अब कंडक्टर शो दैट कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेट, लो आंसर दे रखा है 711 माइक्रो फेराडे। माइक्रो समझते हैं 10⁻⁻⁶ फेराडे यूनिट होती है। तो माइक्रो फेराडे। क्वेश्चन कहाँ का है? कहाँ का है क्वेश्चन? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बट देखने में कितना डरावना लग रहा है इस चीज को समझो आप। अब हुआ क्या, अब अगर मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही नहीं पता तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले जाना है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। कहाँ से आया होगा? कहाँ से आया होगा? कहाँ से आया होगा? पोटेंशियल से आया होगा। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? चार्ज अपॉन में, यानी कि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R। ये है के, क्या है? डाइलेक्ट्रिक। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू तो पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ होती है, पता है ना? पता है तो लगाते क्यों नहीं हो? लगा दिया। यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, सी निकालना था। ये तो V अपॉन R, Q अपॉन में R है, बट C का भी तो एक फॉर्मूला होता है ना। C का क्या फॉर्मूला था? Q अपॉन V। ये जो वैल्यू है V की, ये वाली यहाँ पर रख दी, ये रख दी हमने यहाँ पर, डिवाइड का साइन लगा रखा। आपको एक एक चीज करके दिखाई गई है, यहाँ पर करके दिखाई गई है, सॉल्व करके। सारा कुछ सॉल्व करके दिखाते हैं हम, बिना सॉल्व करे नहीं चलते। एक एक चीज आपको बताई जाती है कि क्यों, और यही आपको एग्जाम में टीचर एग्जाम में यही पूछना चाह रहा है, जो आप नहीं लिख करके आते, जिसकी वजह से नंबर नहीं मिलते आपको। कचरा लिख करके आते हो, नंबर कहाँ से मिल जाएंगे? अब ये लिख दिया हमने फॉर्मूला, हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जनरेट हो गया, हमें पाथ मिल गया। हमने क्या क्या कर लिया? हमने सबसे पहले कर ली इसकी थ्योरी कि हमें समझ में आ गया करना क्या है। फिर हमने इसका देखा लॉ क्या है, फिर हमने देखा इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर हमने इसका किया लॉजिक और मैथमेटिकल ड्राइव, लॉजिक एंड मैथमेटिकल ड्राइव। जिसको डेरिवेशन कहते हैं हम लोग। और जैसे ही मैंने ये 4 पॉइंट किए, ये वाले चारों पॉइंट कौन कौन से? थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल, लॉजिक एंड मैथमेटिकल डेरिवेशन, और उसके तुरंत बाद मुझे क्या मिल जाएगा? ये मेरा डेरिवेशन जैसे ही हुआ तो अब मुझे क्या मिल जाएगा? इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। न्यूमेरिकल गिफ्ट होता है, हम पहले ही बोल चुके हैं। न्यूमेरिकल गिफ्ट कब मिलता है? न्यूमेरिकल गिफ्ट जब मिलता है जब आपको थ्योरी पता हो, आपको लॉ पता हो, आपको प्रिंसिपल पता हो, आपको डेरिवेशन पता हो कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, तो आपको न्यूमेरिकल गिफ्ट मिलता है। समझ आ रही है? चलो आगे चलते हैं। तो अब हमने ये फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला बनाते ही ये स्फेरिकल कंडक्टर है, स्पीयर पर काम कर रहा है, फटाफट आ गए। तो हमने इसकी डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन इस पॉइंट पर कंसीडर, यहाँ पर समझाया गया, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। कैलकुलेट द दिस 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 दिस, और ये हमने एक ले लिया जी गॉसियन सरफेस, उस पर एक ले लिए चार्ज, चार्ज की रेडियस ले ली R, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिए। सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है आइसोलेटेड चार्ज है। ऑलरेडी आइसोलेट का मतलब ही होता है चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड एलिमेंट। तो ये हो गया हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल पॉजिटिव में, आइसोलेटेड स्फीयर में। V का फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ से हमने देखा, हमने सीधा सीधा अब हमें अर्थ की, ये पूरा स्फीयर है, कंडक्टर है, तो हमने क्या ले लिया 6 × 10⁻, ये जो हमारे पास एक इसकी वैल्यू है, ये मीटर में कंसीडर कर रहे हैं, C की वैल्यू लगा दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है या नहीं पता? चलो हम लिख देते हैं जी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। अब आपको R से मल्टीप्लाई कर देनी है, 6.37 10⁻6 मीटर। ये तो आपको कहीं नहीं दे रखी, ये वाली वैल्यू कहाँ से आ गई जी? ये वाली, ये दे रखी है यहाँ पे। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द रेडियस, रेडियस पर प्रोपोर्शनेट होगा। और उस रेडियस की, जो अर्थ की बात चल रही है यहाँ पे, तो अर्थ की जो रेडियस होती है
वो होती है मीटर में 6.37 10⁻⁶ मीटर। मीटर मीटर में ही लेंगे। माइक्रोफेराडे है, माइक्रोन पे काम कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बहुत बड़ा बड़ा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप यहाँ पर समझने के बाद ये बोल दें कि नहीं नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा। उसी को समझ में नहीं आएगा जिसने समझने की कोशिश ही नहीं करनी, बस वही हो सकता है। परमिटिविटी आपको पता होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट होती है, इसकी वैल्यू बिल्कुल रटी रटाई होनी चाहिए। दोनों की जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे राउंड ऑफ ये आंसर आएगा। और ये माइक्रोन है, ये माइक्रोन है 10⁶। ऑलरेडी हम पहले भी लास्ट क्लास में बता चुके हैं, ये मीटर में होती है और ये माइक्रोन कहलाती है। ऐसे ही 10⁻⁹ होती है जो नैनो कहलाती है, एनएम के नाम से आएगी, स्मॉल एनएम। ठीक है, इसी तरह और भी आएंगी, पिको है, उसके बाद में फैक्टो है, उसके बाद में फर्मी है, बहुत सारी वैल्यूज हैं। जैसे जैसे आती रहेंगी आपको चैंपियन बनाते रहेंगे। आपको उतने पे ही फोकस करना है, हम एक साथ कचरा आपके दिमाग में डालना नहीं चाहते। जो पढ़ाया जा रहा है आप सिर्फ उसी पे फोकस करोगे। क्लियर है? अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कि रेशो निकालो दो पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच में जो कि पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन में हो दो कैपेसिटर के। क्या करना है बताओ, क्या करना है? रेशो निकालना है। किसका? कैपेसिटेंस का, सीरीज और पैरेलल में। बिल्कुल सिंपल सी कहानी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक पैरेलल और एक सीरीज। सीरीज और पैरेलल आपको क्लास 9th से ही सिखाए जा रहे हैं। जब एक के बाद दूसरा कनेक्शन सीधा स्ट्रेट लाइन में किया जाता है तो सीरीज, और जब ऊपर ऊपर इंडिविजुअल सर्किट के साथ, इंडिविजुअल स्विच के साथ किया जाता है तो क्या बन जाता है? बन जाता है पैरेलल। ये आपको पता चल गया। बस इनके लिए कैपेसिटेंस के डेरिवेशन फॉर्मूले हैं। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं डायरेक्टली, जबकि सीरीज में वो अपॉन में ऐड होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट होते हैं। कैपेसिटेंस में, रेजिस्टेंस में मत कर देना, रेजिस्टेंस में अपोजिट होगा। सीरीज में जो फॉर्मूला लगेगा ये सीरीज के लिए, रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2 दैट इज RS, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। और ये सेम आ जाएगा पैरेलल के लिए, क्योंकि अलग अलग स्विच होते हैं तो इंडिविजुअली करंट मिलता है। सीरीज में यहाँ पर इंडिविजुअली करंट मिलता है, कैपेसिटेंस के लिए अलग अलग स्टोर होते हैं, और यहाँ पे उनको डायरेक्ट करंट मिल जाता है, डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं अगर आप उनको पैरेलली जोड़ रहे हैं तो इसलिए दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हो गए। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के दोनों फॉर्मूले जैसे हमें पता चले तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि C1 और C2 का रेशो 1:2 प्रूव करना है। फिर वो कंडीशन दे रहे हैं कि उस तरीके से बताइए कि एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ केसेस बिकम सेम, यानी कि एनर्जी लेवल सेम हो जाए तभी ये 1:2 का रेशो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। बस अब हमें पता चल गया सीधा सीधा मुद्दे की बात पे कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें करना है C1 रेशो C2 इज इक्वल टू 1 रेशो, यानी कि अगर ये C1 है तो ये C2 है, तो सीधा सीधा सा बात होगी C2 की वैल्यू C1 से डबल है। बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस कोई है? ये अगर 1 है तो ये 2 है, तो हमने लिख दिया तो ये 2 है तो C2 इज इक्वल टू 2C1। बस कहानी खत्म। कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लेना। चलते हैं अब Cp इज इक्वल टू C1, यहाँ पे C2, तो टोटल Cp कितना हो गया? 3C1। अब अगर मैं यहाँ से एनर्जी भी निकालूं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिंपल 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू U। एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटेंस में क्या? U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये तीन अलग अलग पैरामीटर पे निकलेगी, आप यहाँ पे देख लो। अभी हम इससे पोटेंशियल से और कैपेसिटेंस से निकाल रहे हैं तो ये निकल गया। हमने यहाँ पर Cp पैरेलल में 3C1 लगा दिया, इसका रिजल्ट निकला 3/2 C1V। ये न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन चल रहा है, न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन, अच्छे से समझ लेना इस बात को। तो अब Cp निकल गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? Ep निकाल दिया हमने, यानी कि एनर्जी एट पैरेलल। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे? उसके बाद में हम निकालेंगे पोटेंशियल एट सीरीज। बिल्कुल सिंपल, ये अपॉन में कर दिया। जो काम हमने यहाँ पे किया C2 को रिप्लेस किया
वही काम हमने यहाँ पे कर दिया। एलसीएम इन दोनों का आया 2C1, तो यहाँ पे हमने लिखा 2C1। जैसे हमने C1 से C1 डिवाइड किया 2 आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस 2C1 ही यहाँ पर है, 2C1 ही आना, पूरा का पूरा कट गया, तो 1 नंबर आया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 टोटल हो गया कितना, 2 और 1 3/2C1। ये C1 नीचे है, ये आप समझ रहे हैं, ये C1 कहाँ पर था, नीचे। ये 1/CS की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 1/CS की वैल्यू। अब हमें निकालना है CS, तो CS इसको अपोजिट किया तो इसको भी अपोजिट कर देंगे, तो आ जाएगा 2/3C1। ये ऐसे आया। यहाँ पर हमने ये स्टेप क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, स्लाइड में आ नहीं रहा था, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने कहा कि इसको हम वहीं पे ही समझा दें, कुछ यहाँ पे भी तो चाहिए ना समझाने के लिए। ये वही है, आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, आप जाओ तो इसको रिमाइंड करके देख लेना। अब यहाँ से एनर्जी निकाल दी, एनर्जी यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब 1/2CS/CV 2/3, इसका रिजल्ट निकला ये। तो सीरीज का पैरेलल में निकला ये और सीरीज में निकला ये। अब करना क्या है, अब आपको निकालना है रेशो। रेशो क्या कहता है, दोनों को इक्वल कर दो पहली बात, या दोनों को डिवाइड कर दो इक्वल टू 1 कर दो, वो आपकी मर्जी है। रेशो जैसे आपको कंफर्टेबिलिटी हो आप ऐसे कर सकते हो, या तो दोनों वैल्यू को हमेशा इक्वल कर दिया करो, या दोनों को डिवाइड करके 1 को इक्वल कर दिया करो, सेम ही चीज है। तो हमने क्या काम किया, हमने कर दिया EP। चलो आपके लिए जो बच्चे ज़्यादा होशियार है उनके लिए कर देते हैं, EP/ES = 1। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये वाला। तो अब जैसे ही हमने लिख दिया तो EP की वैल्यू लिख दी, CP की वैल्यू लिख दी, जो कुछ कैंसल आउट हुआ, जैसे कि ये 3 तो यहाँ पे 9 हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो VP/VS हो गया। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हम लिख देंगे, पहले ये लिख देंगे, इसके नीचे ये आ गया, देखो ये आ गया। जब हम इसको इसके नीचे लेकर के आए हैं, C1 से C1 कैंसल आउट हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये इसके नीचे, यानी कि 1/3 है, कुछ इस तरीके से ये इसके नीचे आ गया। तो अब ये यहाँ पे क्या बचा, 1/3, और इसके नीचे क्या आ गया, ये आ गया, ऑटोमेटिकली हमारे पास 3/2 ऊपर चला गया। तो ये इनवर्स बोलते हैं इसको। तो 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, तो कितना बन गया, 2/9। यहाँ पे समझा देते हैं हम आपको, 1/3 और 2/3, इसको हमने ट्रांसपोज कहते हैं इसको। ये ट्रांसपोजिंग जैसे ही करी, ये आंसर आ गया, 2/9 आ गया, सिंपल। 2/9 लिखते ही, अब क्योंकि हमें इसका लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर, आप देख लो ये रहा, दोनों में स्क्वायर है। स्क्वायर लेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा दोनों के पास। जैसे ही अंडर रूट हुआ तो ये रिजल्ट, इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं रहा, तो हमने एज इट इज लिख दिया। इसका निकल गया क्योंकि 3 होता है, तो VP/में ये। तो हमारे पास जो पैरेलल पोटेंशियल रहेगा और जो सीरीज पोटेंशियल रहेगा उसका रेशो रहेगा 2:3। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, और यही आपसे पूछा गया, सच दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ केसेस सेम। तो आपको रेशो बताना है पोटेंशियल डिफरेंस का, VP/VS निकलेगा किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से कंटिन्यू करते हुए पहुंच गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि भैया डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंगल पॉइंट चार्ज पर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, पहला। दूसरा, वाई आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अराउंड अ सिंगल चार्ज। फिर इक्विडिस्टेंट पर, कैन द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, गिव रीजन। ये अब तक का सबसे खास क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं, बोर्ड में आया हुआ है। 3 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क तक का क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले बात करी गई है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब सेम पोटेंशियल सभी जगह। इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सेम, एट एवरी पॉइंट। तो जब पोटेंशियल सेम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक चार्ज पोटेंशियल में है, ये पहले भी हम बता चुके हैं, ये रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, चार्जेस सिंगल पॉइंट चार्ज है,
और ये इसका ओरा है। ओरा मतलब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इसके हर, चाहे इस पॉइंट पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, चार्जेस की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि सेम पोटेंशियल एवरीवेयर रहेगा। चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब जैसी हमें ये चीजें पता चली, तो क्या ऐसी बात है जो हमें अभी तक पता नहीं चली? वो बात है बिल्कुल सिंपल, कि आपको नहीं पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट टेंजेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी परपेंडिकुलर फॉर्मेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कट गया, ये फील्ड लाइन ऐसे एंटर करती तो समझ में आता, यहां पे आप वैल्यू निकाल सकते थे। बट अब हो क्या रहा है? हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल सेम है, फील्ड ही नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं पता था आपको, ये थ्योरी कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, द फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो विद द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल, और पोटेंशियल का वेरिएशन आपने क्या कर दिया? सेम। तो अब क्या हो जाएगा? जब वेरिएशन ही सेम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी एग्जिस्ट। इफ परपेंडिकुलर फॉर्मेशन है, टेंजेंशियल मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे जब चार्जेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, ऐसे फ्लो करते हैं। क्योंकि स्ट्रेट में और इक्वेटोरियल में यही फर्क आ जाता है डायरेक्शन का। एक्सियल में तो सीधे चलते हैं चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बट इक्वेटोरियल में डिफरेंट एंगल क्रिएट करते हैं। तो अब इफ टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेड, चार्ज वुड मूव अलोंग द सरफेस एंड वर्क वुड बी डन। बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज उसमें पूछ रहा है। डिफाइन इक्वेटोरियल सरफेस बना दिया, ड्रॉ इक्वेटोरियल सरफेस सिंगल पॉइंट का, ये मल्टीपल का, फिर वाई आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड द सिंगल पॉइंट चार्ज, ये उसका आंसर दे रहे हैं। कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल, ये भी उसी का आंसर है। तो ये अलग अलग पॉइंट से ये आपको अलग अलग रीजन के आंसर्स हमने दिए हुए हैं, बट हम अभी आ रहे हैं 1 to 1 इन पे भी। तो अब हम इसका आंसर यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि होगा क्या। होगा ये कि चार्ज सरफेस एरिया पर वर्क डन करेगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, सेम पोटेंशियल होगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, उस पॉइंट पर कंसीडर किया गया है। तो वहां पर क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी कि ये एक एक्सेप्शन केस हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी एग्जिस्ट टेंजेंशियली। रीजन, ये चीज बात को सेम पोटेंशियल एवरीवेयर सपोर्ट कर रहा है, बट नो वर्क डन अलोंग सरफेस। काम ही नहीं हो रहा सरफेस पर। जब काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। 3 मेन की पॉइंट हुए, तीनों की पॉइंटों को हमने समझ लिया। परपेंडिकुलर है इसलिए वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा तो इस वजह से ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सेम पोटेंशियल एवरीवेयर को। ये इसका हमने रीजन बताया। 2 लाइनें लिखनी है, टीचर इंप्रेस हो जाएंगे कि बच्चे को पहले से ही सब कुछ पता है। अब उसके बाद में आपने हमसे पूछा सिंगल पॉइंट चार्ज पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। सिंगल पॉइंट चार्ज पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया। सिंगल चार्ज है, इक्वल डिस्टेंस, ये हमने पहले भी बना के दिखा रखा है, पीछे जाके चेक कर लो। ये वाला भी सेम बनाया हुआ है, बट इसको हमने इस तरीके से बताया था आपको, ये इस तरीके से बताया था। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। इस पॉइंट पर आपको बता रखा है, बट यहां पर हम इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में, ये पहला पोटेंशियल, ये दूसरा, ये तीसरा। क्योंकि कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पॉइंट को कंसीडर किया जा रहा है। सेकंड, तो अब हमने उस पॉइंट पे कंसीडर किया। ये पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं क्लासेस के लिए कि भाई हमें बता दो कब से शुरू कर रहे हो, एप्लीकेशंस पे कब आ रहे हो,
जूम पे कब आ रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है क्वेरीज आ रही हैं। स्टडी मटेरियल भी लोग पसंद कर रहे हैं, बार बार कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, बट अभी हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सब चीज़ों को चैनलाइज करने में थोड़ा सा हमें समय लग रहा है। हम बहुत ही जल्दी 9th क्लास के लिए पहला एक ऑनलाइन जो है बैच शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे तक हम शुरू कर दें, उसका नोटिफिकेशन सबको दे देंगे। जूम पर होगा ये, और जूम के थ्रू हम पहले शुरू करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 स्टूडेंट इन अ बैच रखेंगे, और उसकी फ़ीस वगैरह आपको बता दी जाएगी, जिसमें स्टडी मटेरियल दिया जाएगा पूरे जो है 1 साल के लिए। उसमें पूरा का पूरा हैंड होल्डरिंग रहेगी, पूरे डाउट सेशन रहेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ईच सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा। 3 डेज इन अ वीक क्लास रहेंगी, MWF या TTS। 1 आवर का सेशन रहेगा, लाइव सेशन रहेगा, और उसमें आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर हम आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन लाइव सेशन रहेगा। डाउट आप कभी भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, उसमें आप अपने डाउट डालो, और कोई भी क्वेरी है उस किसी भी टाइम डाल दो, आपको उसी टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 6 to 8 आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। ये मैक्सिमम है। उससे पहले भी जैसे वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, टाइम चल रहा है मॉर्निंग से, अब आपको रात को 12 बजे कोई डाउट आ गया तो हम 12 बजे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद मॉर्निंग सेशन में ही कुछ हो पाएगा। तो आपको 2 बजे रात को याद आ गया कि ये डाउट डालना है, आप वो डाल दो टेलीग्राम पर, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, गारंटी है। ग्रुप बनेगा बाकायदा, उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा इस वीक में हम शुरू कर देंगे, मंडे ट्यूसडे तक, जो कमिंग वीक आने वाला है। ठीक है, तो ये 9th क्लास के लिए पहले शुरू करेंगे, फिर 10th पे प्रैक्टिकल करेंगे, फिर 11th और 12th पे आएंगे धीरे धीरे। और अब कल या परसों से जब भी हम जो सेशन लाइव रखेंगे, वो एक कंटेंट रखेंगे 9th क्लास के लिए, पूरा साइंस और मैथ कवर करेंगे, बिल्कुल बिंदास होके पढ़ेंगे। चलो, अब ये चीज़ें हमारे पास हो गई। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आप इसको बताइए, तो क्वेश्चन हो गया, इसका रीजन हो गया सरफेस हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हर पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आप देख रहे होंगे ये सेम सरफेस है, सब पे सेम पॉइंट चार्ज पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसेंट्रिक स्फीयर पर, कंसेंट्रिक स्फीयर पर, ये भी कल बताया था। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द पैरेलल प्लेन ऑफ द, ये पैरेलल पे हो गया। अगर हम इसको सिंपल सिंपल कर रहे हैं तो ये पैरेलल पॉइंट पर भी इक्विपोटेंशियल पर होगा। रीजन बता देते हैं। रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। एक जैसे नहीं हो सकते, उसका रीजन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्जेस है वो कांस्टेंट नहीं होता। जो तो आपको तो पहले से ही पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो उसकी चार्ज वैल्यू और उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो कांस्टेंट नहीं होगा। दोनों ही कांस्टेंट हो गए तो फिर वहां पर अलग ही चीज है, वो एक चार्ज मूवमेंट में नहीं है, वो एक चार्ज बस डमी चार्ज है, जिसको सोर्स चार्ज कहा जाता है। अगला वाला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि शो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर U इज इक्वल टू, ये प्योर डेरिवेशन 3 मार्क्स में बोर्ड के अंदर 12th क्लास में अनलिमिटेड टाइम्स पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ से स्टेप्स देखो हमने लिख रखे हैं, बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है। ये बहुत खास डेरिवेशन है 3 मार्क्स का, इसलिए आपको सामने नजदीक आकर के कान में बोल रहा हूं कि इसको जरूर करके जाना। अब ये प्रूव करना है CV²। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक हम ये स्टेप लिखेंगे कि ड्यूरिंग चार्जिंग अ स्मॉल DQ चार्ज इज ट्रांसफर्ड। एक DQ चार्ज, जब आप कोई भी चार्ज करते हैं किसी भी चीज में, बैटरी चार्ज कर लो मोबाइल की, वहां से पहले छोटा सा ही चार्ज आएगा, उस चार्ज की वैल्यू को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। वहां से एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जो चार्ज और कैपेसिटेंस वैल्यू पर डिपेंड करेगा, कितना चार्ज स्टोर्ड हो रहा है। फिर वहां से निकालेंगे वर्क डन, जो कि पोटेंशियल और चार्ज वैल्यू पर निकलेगा। फिर यहाँ पर ये जो V है, इस V की वैल्यू को यहाँ पर कर देंगे रिप्लेस, ये वाली वैल्यू यहाँ पर हो गई रिप्लेस। फिर हम निकालेंगे वर्क डन, ये छोटे लेवल पे वर्क डन निकल आया,
बड़े लेवल पे लेना है, बड़े लेवल पे लेना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं। राजन सर हमेशा बताते हैं जब आप कोई चीज़ छोटी कर रहे हैं या और भी छोटी करनी है तो आप उसको कर दो डिफरेंशिएशन, टुकड़े करने हैं उसके, डिवीजन, डिफरेंशिएशन। और जब आप उस छोटी चीज को प्रैक्टिकल कर चुके हैं, अब आप उसको बड़े लेवल पे लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आप उसको कर दो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जितने भी छोटे छोटे पार्ट आपने किए थे पहले तो उनको क्लब करो, और जितने भी छोटे छोटे पार्ट आते जा रहे हैं उन सबको जोड़ दो और इन्फिनिटी तक जोड़ दो। उसको जोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल और लॉजिकल फॉर्मूला दिया है जिसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल या क्लोज्ड इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल हमेशा ओपन सर्किट पर यूज होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल हमेशा क्लोज्ड सर्किट पर यूज होता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में होता इंटीग्रल ही है, बट ये सर्किट को बताते हैं कि सर्किट ओपन है या क्लोज्ड है। अब इस पॉइंट पे हमने निकाल दिया वर्क डन। W जैसे कि हमने पहले ही बताया dx आप करते हैं उसका इंटीग्रेशन x होता है, dA आप करते हैं उसका इंटीग्रेशन का आंसर a होता है। इसी तरीके से उल्टा कर देंगे आप, अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे ये इस तरीके से तो d ओवर dx यानी कि dx बन जाता है। वैसे तो ये d ओवर dx के नाम से प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता रहे हैं। 1 होता है वो dx, x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करोगे तो वो dx ओवर dx हो जाएगा और वो यूनिट 1 हो जाती है। क्लियर है? इंटीग्रेशन में वो w आ गई तो ये वर्क डन निकल आया। वर्क डन क्या था? वर्क डन ऑटोमेटिकली था दिस। अब ये हो गई चार्ज की वैल्यू। लिमिट कहाँ से ले ली? 0 से चार्ज चलना शुरू करेगा Q तक उसकी वैल्यू हो सकती है, मतलब 0 चार्ज से लेकर के सोर्स चार्ज से लेकर के आप टेस्ट नेट चार्ज तक जा सकते हो, दैट इज Q। तो हमने यहाँ वो वैल्यू लगा दी U इज इक्वल टू 0 से। तो अब हमने क्या किया, हमने ये वाला तो कांस्टेंट था इसको बाहर लिख दिया, ये कोफिशिएंट वैल्यू है। इंटीग्रेट तो किसके होगा? विद रिस्पेक्ट टू Q होगा ना, तो dQ का होगा इंटीग्रेशन। dQ का क्या होता है? फॉर्मूला होता है सीधा। अगर आप x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx में, इसका आंसर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी कि ये आगे भी कुछ ना कुछ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये बताने की कोशिश कर। अगर हम c नहीं लिखेंगे तो ये बता रहा है कि इसका यही एग्जैक्ट आंसर हो गया, जो कि ये गलत माना जाता है क्योंकि इंटीग्रेट है। तो यहाँ पे और कोई सब्सटेंस आ गया तो, या कोई और वैल्यू आ गई तो उसको कहाँ रखेंगे? आपने तो बंद ही कर दिया पूरा डब्बा, आपने तो ये कर दिया, आपने सी लिख दिया था, आपने एक ऑप्शन खुला रख दिया कि अगर कुछ और भी आता है तो वी कैन एडिट इट ऑन हियर। क्लियर हुआ? ये सी का मतलब होता है। तो इंटीग्रेशन हो गया। अब आपने सेम जो किया किसका किया? क्यू का किया तो क्यू स्क्वायर बाई 2। ये सी तो ये है, एनर्जी निकला, यही आपको निकालनी थी। अब आप जानते हैं Q इज इक्वल टू कितना। एक आंसर तो एनर्जी का ये निकल आया, एक वर्क डन तो ये निकला। अगर ये प्रूव नहीं करवा रहा तो डेरिवेशन ये भी दे सकते हैं कि आप U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c प्रूव करो। अब आप पढ़कर तो ये गए थे, ये वाला आ गया, ये वाला तो आप तो फिर बहुत चक्के हो जाओगे, अरे यार ये क्या क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। भैया पढ़ रखा है, बस यही आप में और टॉपर में फर्क है। और क्योंकि अब आप टॉपर हो तो आपको पता है कि अच्छा ये पूछेगा, ठीक है, एक स्टेप पहले छोड़ देंगे। अच्छा ये पूछेगा तो Q को रिप्लेस कर देंगे CV से। जब Q को रिप्लेस किया तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? C स्क्वायर V स्क्वायर। भाई ये रहा ना, ये स्क्वायर कर दिया इसका यहाँ पे, तो ये स्क्वायर हो गया इसका भी। तो ये जैसे ही इसका स्क्वायर हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर Q स्क्वायर C स्क्वायर, तो U की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे लिख दिया आपने C स्क्वायर V स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है? 2C लिखा हुआ है। इस C से एक C की पावर कैंसल आउट हो गई, माइनस हो गई, कैंसल आउट नहीं होती कभी भी, हमेशा माइनस होगी क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से शो हो रहा है। यहाँ पर बता देते हैं C स्क्वायर अपॉन में C, ये बच्चे कैंसिल कर देते हैं, टीचर भी करवा देते हैं। ये पैटर्न ही नहीं है, ये बच्चों बिल्कुल गलत पैटर्न है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल से है, यहाँ पे C की 2 पावर है, यहाँ पे C की 1 पावर है। प्रॉपर्टी लगती है A की पावर m डिवाइडेड बाय A की पावर n, अगर है उसका आंसर होता है A की पावर m माइनस n। यानी कि ये m है और ये n है, यानी कि ये m है, दैट इज A मतलब क्या है, यहाँ पर C है, ये रहा C, और यहाँ पर m कितना है? m कितना है यहाँ पर? 2 है, माइनस n कितना है? ये रहा 1 है।
तो C माइनस 2 माइनस 1 दैट इज C1। C1 को क्या लिखते हैं, ओनली C लिखते हैं। ये ऐसे आना चाहिए, इतना लॉन्ग फॉर्मेट करते नहीं है। और टीचर लोग इसको क्या करा देते हैं, इसको शॉर्टकट में आपकी मेमोरी में डाल देते हैं, फिर आपकी वो मसल मेमोरी में चला जाता है और आप उसको कट करना शुरू कर देते हो, जबकि ये होती पावर माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस होने के बाद ये माइनस हुआ, तो माइनस होने के बाद एक C बचा और ये V स्क्वायर एज इट इज, ये प्रूव हो गया। ये आपको चीजें समझनी है, यही आपको प्रूव करना था। ये डेरिवेशन हो गया, डिराइव, लॉजिक एंड मैथमेटिकल प्रूफ कि एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालोगे किसी भी कैपेसिटर में। अगर आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा है तो समझ आ गई। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी को आप इस फॉर्म में निकालना चाहो निकाल सकते हो। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये वैल्यू ऐड ऑन करते चले जाना, ये सब ऐड ऑन वैल्यू हैं, इन्हीं से ही न्यूमेरिकल निकलेंगे, इन्हीं से ही आपको या तो फिजिक्स मुश्किल लगेगी और इन्हें करने के बाद ही आपको फिजिक्स इजी लगने लग जाएगी, होगा कुछ फर्क नहीं। आप इनको तमीज से कर लोगे, रिटर्न कर लोगे तो आप टॉपर, आप इनको छोड़ते चले जाओगे, ब्लंडर बनाते चले जाओगे, ढेर लगाते चले जाओगे तो आप खुद ही जानते हो हम क्या ही यूज करें ऐसा वर्ड। अब अगला पैरेलल प्लेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्वेश्चन कहता है दो लार्ज प्लेट जिसका एरिया ए है, डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, सेपरेटेड कर दिए जाते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दो प्लेट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंट निकालना है दो प्लेट के बीच में, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना है दोनों प्लेटों के बीच में। कहाँ है दो प्लेट्स, ये दिखा रखी, बड़ा सिंपल सुंदर सा। पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, रिसर्च बेस्ड हमारा कंटेंट है, एक भी ना डेरिवेशन छूटने वाला है, ना एक न्यूमेरिकल छूटने वाला है, ना एक कॉन्सेप्ट छूटने वाला है। जब आप इस चैप्टर का पूरा करके निकलोगे और आप अगर उन सबको चेन कर चुके होगे, आपने सबको जोड़ चुके होगे, तो आपके पास एक ही रिजल्ट निकलेगा और वो होगा टॉपर ऑफ दिस चैप्टर, मास्टर ऑफ द चैप्टर, नथिंग एल्स। तो मास्टर अगर बनना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को चेन करना है और रिटर्न करना है। अब आते हैं डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल है। दो प्लेट बोल रहे हैं तो हमने दो प्लेट बना ली, फिर वो कह रहे हैं कि जी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव सिग्मा, दोनों के बीच में हमने एक रीजन एरिया ले लिया, इन दोनों की थिकनेस ऑलरेडी डी बता दी। ये ऑलरेडी हम डेरिवेशन करा चुके हैं, पीछे भी करा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर चार्जेस में भी करा चुके हैं, यहाँ पर भी रिपीटेशन होना शुरू हो गया है, समझो बात को। तो ये चीज़ों पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीछे जाके चेक करो। मतलब क्या है यहाँ पर, ये मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्लेट पर जीरो रहेगा, ये रही आउटसाइड प्लेट, यहाँ पर जीरो रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा, इन साइड में रहेगा जो कि दिखा रखा, ये यहाँ पर रहेगा चार्ज। ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट चार्ज। ये हमने कल भी इस बात पे चर्चा करी है। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड, दो ही जगह है, या तो इनसाइड में या तो आउटसाइड में। तो ये चीजें हमें समझ में आते ही हम अब कहाँ पर आ गए, हम आ गए सीधा सीधा कि जब बाहर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है ये, तो ये नेगेटिव होगा। क्लियर, दोनों कैंसल आउट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, कैंसल आउट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आउटसाइड में तो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया चार्ज की वजह से जीरो। अब प्लेट के बीच में क्या रहा, प्लेट के बीच में रहा ये जो चार्ज डेंसिटी है ये वाला, और जितने इसमें चार्ज फ्लो हो सकते हैं उसकी परमिटिविटी पर डिपेंड करते हैं, यही हमने लास्ट क्लास में बताया था। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जोन का इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है परमिटिविटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऊपर, परमिटिविटी नीचे, परमिट करने की एक्टिविटी, चार्ज कितना फ्लो करेंगे उसकी परमिशन, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डायरेक्शन अभी पहले ही बता चुके हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगा,
फिर उसके बाद में आउटसाइड और इनसाइड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप हमसे पूछ रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ गए, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस पर जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस से ही निकलेगा। क्या कैपेसिटेंस क्या कहता है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V होता था। ये एक मेन फॉर्मूला है, बट हमें तो पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या लग पा रहा है? यही सोचना होता है बस कि सर ये तो फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। फिर कौन सा लगाएं? तो फिर लगेगा हमारे पास पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल का। अब ये फॉर्मूला जैसे ही लगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये ना, यहां पर वैल्यू पुट कर दी, जैसी पुट करी तो ये देखो रिजल्ट आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स फॉर्मूला इजाद हो गया। कुछ किया आपने? बहुत मुश्किल डेरिवेशन में माना जाता है ये। क्वेश्चन देखते ही बच्चे डर जाते हैं। कौन डरते हैं? जो रट्टा मार के जाते हैं, और तुम रट्टा नहीं मार रहे। अब आ गए सीधा सीधा मुद्दे की बात पे। ये वाला हमारे पास दूसरे का, देखो जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें उतना ही जवाब देना, उतना ही हम दे रहे हैं। यहाँ पर फालतू कचरा हम फैला ही नहीं रहे। टीचर खुश, उसको कॉपी साफ साफ नीट एंड क्लीन दिख रही है, जो पूछा गया है उसको उसका आंसर मिल रहा है, उसको ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं देना पड़ रहा, वो फुल मार्क्स दे के जाएगा गारंटी के साथ। अब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यहाँ पर अब जो हम फॉर्मूला बता रहे थे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो ये निकलेगा। अब क्या आपके पास पोटेंशियल है? बिल्कुल है सर। क्या आपके पास चार्ज है? बिल्कुल है सर। क्या होता है चार्ज? सिग्मा इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी जितने एरिया पर फ्लो होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जितने एरिया ऑफ चार्ज पर फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेसिकली चार्ज, क्यू। ये क्यू का फॉर्मूला है। कोई डाउट है तो बताइए। अब चार्ज का फॉर्मूला आपके पास आ गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास आ गया। क्या आप दोनों को लिखने में भी समर्थ नहीं हो? यू आर नॉट कैपेबल टू राइट द बोथ वैल्यूज टू फाइंड द आंसर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अगर आप नहीं हो तो फिर तो भैया आप नहीं हो, फिर आप कुछ नहीं हो सकता। अब आपका दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। जैसे ही वैल्यूज पुट करी तो देख लो अब रिजल्ट आ गया आपके सामने। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया। अब जैसे ये आया ए अपॉन में डी, सी की वैल्यू निकली है, तो ये हमारे पास टोटल निकल आया कैपेसिटेंस। अब डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनेट हो रहा है? ये एरिया पर, और इनवर्सली उसकी प्लेट की थिकनेस पर। डी क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट। डेरिवेशन प्रूव हो गया। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू निकली, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकली, ये बिटवीन द प्लेट निकला, ये आउटसाइड। बताओ ऐसी कौन सी बात है जो आपने क्वेश्चन में पूछी हो और हमने ना बताई हो? हमने मतलब अब आप एक, हम मतलब कि हम आपके सामने एक स्टूडेंट है और आप टीचर हो। आपने हमें ये वाला क्वेश्चन दिया, हमने आपको आंसर दे दिया। अब आप हमारी कॉपी चेक करो और हमारे नंबर काट के दिखाओ कहाँ पे काटने हैं। आप टीचर हो और हम स्टूडेंट हैं। क्या हो आप? टीचर बना दिया आज आपको, और हम स्टूडेंट हैं। हमने, आपने क्वेश्चन दिया, हमने सॉल्व किया, उसको कट करके बताओ कि आप उसको कहाँ काट सकते हो, कहाँ पेन डाउन करोगे, 3 मार्क्स में से हमारे कितने नंबर काटोगे, किस स्टेप पे काटोगे, और वो सही स्टेप आपको लिख के देना है कि ये गलत है और ये वाला आपको लिखना था, इसलिए हम मार्क्स काट रहे हैं। क्लियर हो गया? फिर पता चलेगा कि क्यों नंबर कटे। आते हैं अगले, नेक्स्ट कहता है कि इफेक्ट ऑफ द डायल, बोर्ड का क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर दे दिए, 6 वोल्ट की बैटरी दे दी, इनिशियली कनेक्ट कर दी। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक के का कांस्टेंट दे दिया आपकी बार। इसको सिंप्लीफाई करना है के की वैल्यू को। तो अब यहाँ पे चार्ज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सीधा मुद्दे की बात पे डायग्राम, पहले राजन से डायग्राम ही बनवाते हैं। तो ये एक इनिशियल कंडीशन है कि यहाँ से एक बैटरी जुड़ी हुई है, ये एक बैटरी है, करंट इधर से नहीं फ्लो होता, पॉजिटिव से फ्लो होता है ऐसे। पहले कैपेसिटेंस पे आया जो कि 1 माइक्रोफेराडे है, फिर दूसरे पे आया, यहाँ पर एक शंट दे दिया जो कि क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब क्या है कि करंट नहीं जाएगा आगे, क्योंकि देख रहे हैं आप गैप है यहाँ पर। अब ये दूसरा कैपेसिटेंस आ गया C2 1 माइक्रोफेराडे,
ये आइसोलेट है, अलग अलग, यानी कि चार्ज पार्टिकल है, ऑलरेडी चार्ज है कंडक्टर। हमें कुछ नहीं पता, जो क्वेश्चन में दिया गया है हम वहां से इसको कर रहे हैं। पहले स्विच ऑफ था, फिर स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच ऑफ है, फिर हम इसको करेंगे स्विच ऑन। दो अलग अलग कंडीशन आएंगी, तो अलग अलग कंडीशन में अब यहां पर आने के बाद ये दोबारा इस बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। ये था पहला वाला, क्लोज्ड वाला। अब इसको ओपन कर दिया, यानी कि अब इसको कर देंगे अटैच। यहां पर हम ओपन लिख दे, इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। बेसिकली ये आपका ओपन सर्किट हो गया। अब बैट कनेक्शन तो फिर यहीं से ही चला, बट अब की बार आपकी वैल्यू चेंज हो गई। वैल्यू कैसे चेंज होगी? नया कैपेसिटेंस वैल्यू निकलेगा, फिर दूसरा कैपेसिटेंस, दोनों स्टिल कनेक्टेड है बैटरी से, ऐसे आए, और ये अभी भी स्टिल कनेक्टेड। यहां तो बंद था ना, कुछ हुआ ही नहीं, बैटरी से कनेक्ट है, इधर नेगेटिव चार्ज हो रहे होंगे फ्लो कुछ, बट यहां पर तो करंट यहां से आने के बाद इसके आसपास जा रहा है ना, तो ये इसकी वैल्यू को कनेक्ट कर रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये जैसे हमने कर लिया, इसके बाद में हमें क्या पता चला, ये एस ओपन है, यहाँ पर लिख दिया हमने, ऊपर भी बता दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है, हम अपने आएंगे क्वेश्चन पे, सीधा हमने डायग्राम बना दिया। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है चार्ज कैपेसिटर पर। चार्ज के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दिया क्या हुआ है यही हम आपको बताते हैं। जो आपको दिया गया वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पोटेंशियल दे रखे हैं, बैटरी दोनों दे रखी हैं, चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है, Q इजिकल टू सी इंटू वी, अभी बताई थी आपको। फिर चार्ज कितना हो गया, C1 है और V6 है, 6 वोल्ट की बैटरी पे आप काम कर रहे हैं। पहले वाले का आंसर आ गया। ये चार्ज की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, तो ये वाले पहले वाले की वैल्यू आ गई, C1 C2 हो गई। ये बाद में हुआ जब हमने K इंसुलेट कर दिया, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया। क्या फर्क पड़ा होगा वो भी आपको बताने वाले हैं। नया कैपेसिटेंस आएगा। नया कैपेसिटेंस कैसे आता है, नया कैपेसिटेंस आता है जो पुराना C1 है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा रहे हो, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा रहे हो तो उसकी मल्टीप्लाई होगी, तो K इंटू सी, तो ये 3 है, तो 3 आ गया। अब ये अलग अलग भी दे सकता था कि एक डाइलेक्ट्रिक 3 है एक 5 है, या ये कह सकता था कि एक जो है पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कुछ भी सिचुएशन दे दे। वी आर वर्किंग ऑन द की कॉन्सेप्ट्स, नॉट एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पे तो काम ही नहीं करते हम तो पूरे कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, कंसाइज कर रहे हैं उस चीज़ों को। बहुत बड़ी है, समझ में नहीं आ रही, छोटा करके समझ लेंगे और फिर उसको एक्वायर कर लेंगे। कर लिया, नया कैपेसिटेंस निकल गया। एरा नया कैपेसिटेंस जैसे ही निकाला हमने, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि अब हम चार्ज की वैल्यू निकालने के एलिजिबल हो गए। कैसे, नया कैपेसिटेंस ये कब है, जब सर्किट ओपन है, ये कब है, जब सर्किट क्लोज्ड है। ये दो कंडीशन है अलग अलग, पहली वाली एंड दूसरी वाली, उन दोनों के बेस पे हमारे कैपेसिटेंस पे अलग अलग फर्क पड़ेगा। अब आप मुझसे पूछ रहे हो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैसे निकालूं, फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू सी इंटू वी। क्या हमने आपको C दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्या हमने आपको V दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो अगर आप इस पोटेंशियल नया जो कांस्टेंट पर निकाल रहे हो, कब, जब बैटरी कनेक्टेड है, कौन से वाले पे निकालोगे, इस पे निकालोगे ना, इसी पे तो पूछ रहा है वो। इसको तो आपको रेफरेंस दिया है, पूछ तो इस पे रहा है ना, क्वेश्चन किस पे करोगे, आप इस पे करोगे ना क्वेश्चन, ओपन पे, तो यहीं पर ही चार्ज निकलेगा। तो सीधा सीधा C इंटू वी, 3 इंटू 6, ये हमारे पास नया चार्ज की वैल्यू निकल आई, 6 2 18 माइक्रो कूलम्ब। वैसे इसका आंसर ये है 18 इंटू 10 की पावर -6। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोन में चल रहा है, बट इसको आंसर में इस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरा चार्ज निकालोगे Q2, Q2 के लिए C2 इंटू V2, Q2 के लिए क्या लगा दोगे, Q2 डैश, नया चार्ज C2 इंटू V2, जो आपने वैल्यू निकाली है डैश में आएंगी दोनों की वैल्यू आपके पास ये रही 3। V2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी V2 डैश निकाल ही रखा है, बैटरी कितने वोल्ट की थी, उस पॉइंट से आपने
कंसिडर कर दिया, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो आपका रिजल्ट निकल आएगा 3 2 जा 6, चार्ज 2। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप पूछोगे तो पहले तो मुझे दोनों के पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे। तो नया पोटेंशियल निकाला Q2 अपॉन में C2, Q2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 3, तो कितना आया V2 इज इक्वल टू, तो ये अलग अलग आपके रिजल्ट निकल आए। आपको जब आप क्वेश्चन खत्म करते हो तो आपको ये चीज़ें लिखनी होती है फाइनल आंसर में कि चार्ज इज इक्वल टू 18 माइक्रोफर, वोल्टेज इज इक्वल टू 6 वोल्ट, चार्ज इज इक्वल टू 6 एंड वोल्टेज। दो कंडीशन हो गई, यानी कि जब कनेक्टेड है तो ये आंसर, और जब वो आइसोलेट है तो ये आंसर। यही चीज़ यहाँ पर पढ़ा गया आपने। बैटरी कनेक्ट होती है तो वोल्टेज कांस्टेंट, और बैटरी डिसकनेक्ट होती है तो चार्ज कांस्टेंट होता है। बैटरी कनेक्ट होती है तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, बैटरी कनेक्टेड वोल्टेज कांस्टेंट, और जब बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज। दोनों में एक डिसकंटिन्यू है और एक कनेक्टेड है। डिसकंटिन्यू यानी डिसकनेक्टेड तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं। और जब बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो आपका वोल्टेज एक जैसा फ्लो होगा, बैटरी चालू करी करंट चालू हो गया, पोटेंशियल चालू हो गया, कांस्टेंट फ्लो। बैटरी बंद कर दी, हटा दी, डिस्कनेक्ट कर दी, तो चार्ज स्टेबल हो जाएगा, जहां था वहीं रुक जाएगा, करंट तो होगा ही नहीं, करंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा ना ऑलरेडी। अब आ गए नेक्स्ट वाले पर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वर्क डन। वर्क डन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज वैल्यू को निकालेंगे, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब यहां से एक मूविंग पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू दी गई है जो कि एक्सटर्नल VB माइनस VA से कंसीडर होती है। आपको ध्यान रखना है, कर दो ओवर, अभी तो जवाब टाइम देखना पड़ेगा। हाँ अभी तो है, कल आज लेट सेशन शुरू हुआ था ना। तो कुल मिला के क्या है, कुल मिला के ये मतलब है लास्ट सेशन शुरू हमारा आज थोड़ा लेट हुआ था तो क्योंकि 1 आवर से ज़्यादा की वीडियो जा नहीं पाती, तो वही टाइम देखना होता है। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो चैप्टर्स हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर्स, एक चैप्टर को कवर करने में टीचर को कम से कम 10 to 12 आवर्स लगते हैं। टीचर को, स्टूडेंट को लगते हैं 20 to 25 आवर्स सेल्फ प्रैक्टिस के साथ। 12 आवर्स टीचर के एंड 24 आवर स्टूडेंट के। एक चैप्टर मास्टर करने में क्लास 12th का 36 आवर्स लगते हैं, ये समझ लो अब आप। और कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं 12th क्लास में, तो आप फुल स्कोर कर पाते हो। 36 इंटू 14, जिसमें 12 इंटू 14, ये टीचर के लिए है टाइम। इतना टाइम टीचर को देना ही पड़ेगा अगर वो आपको टॉपर बनाना चाहते हैं तो। 12 आवर ईच एंड 40 चैप्टर, टोटल टीचर को इतना टाइम देना पड़ेगा आपको। आपको कितना देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा एक चैप्टर पे 24 इंटू 14 स्टूडेंट। ये सेल्फ प्रैक्टिस में देना पड़ेगा आपको, जो पढ़ाया जा रहा है वो प्लस रिटन प्रैक्टिस, टेस्ट, PYQ, सब कुछ मिला करके ईच चैप्टर आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये ईच चैप्टर की बात चल रही है, ईच चैप्टर। तो आप 12 यानी कि आपने दिया 12 आवर 14 चैप्टर की, तो आप देखेंगे 168 आवर टीचर के बनते हैं जो टीचर को देने हैं। तो आपके कितने बने, डबल, डबल कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर लेना भाई। इतने आवर आपको देने टोटल, ये टोटल सिलेबस आपका कवर हो गया रिटन प्रैक्टिस के साथ। 336 आवर्स, साल में 365 दिन होते हैं। 1 घंटा अगर रोज पढ़ोगे डेली फोकस से, फिजिक्स पॉकेट में हो गई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लिख दिया कि जो आप कर नहीं पाओगे, मिरेकल नहीं हो जाएगा। 1 घंटा तो फिजिक्स को दे ही सकते हो।
365 डेज होते हैं एक साल में, 336 आवर ही चाहिए। टॉपर बनने की बात चल रही है या पास होने के लाले नहीं पड़ेंगे, समझ आ रही है? बट आप करते ही नहीं हो ऐसा कुछ भी। टॉपर बनना है फिजिक्स 12th क्लास में 336 आवर्स सेल्फ प्रैक्टिस, 168 आवर्स टीचर के लिए है। दोनों आप दे देते हो तो आप टॉपर बन जाते हो गारंटी के साथ, गारंटी। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं फटाफट। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको देखेंगे कहाँ पे नहीं आ रहा समझ में। क्वेश्चन को पूरा हम साइड में हो जाते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को पूरा देख लेना, इसका पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाना है, क्या क्या अभी तक पीछे किया है वो सब इंक्लूड होगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा हमारे पास आना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए कॉन्सेप्ट दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का और वर्क डन का। अलग अलग पॉइंट से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके समझाया है। अगर आपने इनको रीड कर लिया और आपने इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करके, रीड करने के बाद ही सिर्फ, और पेन डाउन कर दिया, तो ये आपके अपने हो जाएंगे, इतना वादा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च बेस इसको प्रिपेयर किया है स्लाइड को। अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, ये आपको पहले भी कराया जा चुका है। क्वेश्चन आप उठाएंगे, बिल्कुल देखेंगे कि क्या करना है। डिस्टेंस कैलकुलेशन करनी है, ये वाला पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वीडियो को पॉज करो, देखो क्या क्या दे रखा है। सब पॉइंटों से पहले आर निकालो, आर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, जो भी डायगोनल दे रखा है डिवाइडेड बाय 2 क्यूब के लिए। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, जनरल फॉर्मूला है, इसको आप यूज करो। यूज करने के बाद अब आप कैसे निकाला वो यहाँ पर भी दिखा दिया है। यूज करने के बाद हम पहले ही कह रहे हैं, हमारी जो भी कंटेंट है वो आपको, अगर आपने वीडियो पॉज करके देख लिए स्टेप टू स्टेप, आपको हमसे कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। ये ऑलरेडी राजन त्यागी ही है स्लाइड पूरी की पूरी। जहां पे आप अटकोगे तुरंत निकल के बोल पड़ेगी कि बेटा ये वाला स्टेप करो ना, अब आप इन दोनों को ऐड करो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी होता है बेटा, √3 बचेगा। स्लाइड खुद बोल देगी अपने आप, जैसे हम बोल रहे हैं बाहर निकल के एकदम तुरंत। यही फर्क होता है एक्सपीरियंस में। 23 साल ऐसे ही नहीं हुए हमें पढ़ाते पढ़ाते, कुछ तो किया ही होगा ना 23 साल में। तो ये वो चीज़ें हैं, तो आपने इसको कंसीडर किया, यहाँ पे आर निकल आई। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पोटेंशियल सेंटर पे निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, नहीं दी गई है वो आपको ऑलरेडी निकालनी है। परमिटिविटी की वैल्यू अगर दे रखी है तो, नहीं दे रखी है तो ये वैल्यू कहाँ से निकली, ये सब आपको मेंशन किया हुआ है। जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये वाला, कि प्रूव दैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हैज अ डिसकंटिन्यूटी अक्रॉस अ चार्ज E2 - E1 into n। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द नजर ऑफ ए टॉपर्स। ऐसे क्वेश्चन टॉपर के पास आते हैं जो कि नॉर्मल स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आएंगे, एवरेज स्टूडेंट को। वो कहेगा करूं क्या इसमें, है कुछ आ ही नहीं रहा, आया राम और गया राम हो गया। जबकि टॉपर कहेगा अरे सर इतना इजी क्वेश्चन, आप क्यों डरा रहे हो। तो वो क्या करेगा, वो ये क्वेश्चन को पहले 2 बार रीड करेगा, पूरा इमेज को देखेगा, उसने कहा है एंट्री कर रहे हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, फिर वो नॉर्मल पॉइंट लिख लेगा कि क्या क्या उसके पास दिया हुआ है, फिर वो क्या कर सकता है। ये दोनों पॉइंट हमने लिख दिए। ये जब है जब नॉर्मल उसको सिचुएशन दी गई, फिर उसने जो फॉर्मूला यूज किया, जो थ्योरी, प्रिंसिपल, लॉज, डेरिवेशन यूज किए, उनके हिसाब से जो रिजल्ट निकाला वो लिख दिया। और उसके बाद में उसको एक नई चीज पता चल गई, और जैसे ही उसको नई चीज पता चली तो उसने एक फील्ड निकाल दिया कंडक्टर का, और ये रिजल्ट निकल आया। ये रिजल्ट क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है, पहले वाले पे नॉर्मल कंपोनेंट पर पूछा था, ये रिजल्ट प्रूव करना है, कर दिया। फिर दूसरे में टेंजेंशियल कंपोनेंट पर पूछा है, तो टेंजेंशियल टेंजेंट पर काम करेगा, कॉस थीटा पर काम करेगा। तो ये उस पॉइंट पे बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होता है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वर्क डन अराउंड द लूप 0 होगा, क्योंकि लूप में घूमता रहेगा, काम हो ही नहीं रहा।
नीदर बी क्रिएटेड। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कॉन्टिन्यूअस, हमेशा चलता रहेगा। उस पॉइंट पर नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू E2 माइनस E1 इंटू एन इजकल टू परमिटिविटी अपॉन में चार्ज। ये रहा, ये आ गया मेन। कैसे हुआ है यहाँ पर बता दिया गया। फिर फील्ड कैसे निकालेंगे यहाँ पर बता दिया। किस चीज का फील्ड निकाल रहे हो आप, निकालोगे आउटसाइड द कंडक्टर। उसका फाइनल रिजल्ट ये आ गया। ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया कि नॉर्मल कंपोनेंट डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, उसके बाद में टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यू हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो डिराइव्ड होते हैं वो गॉस लॉ और कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 1, 2 और अब उसको लिंक करते चले गए। जो यहाँ पर पढ़ लिया उसको यहीं पर लिंक कर देना है कि आगे कहीं पर भी यूज होगा तो अब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको यहीं नहीं छोड़ देंगे। आपका अकाउंट बैलेंस नॉलेज का, विजडम का तब तक नहीं बढ़ता जब तक आप लर्निंग, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जब आप कर देते हैं तो आप विजडम जोन में आ जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। कहता है कि एनर्जी स्टोर्ड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्रूव्स फोर्स ईच प्लेट पैरेलल कैपेसिटर। जैसे अभी हमने पीछे किया था कि भाई आप इसको प्रूव करेंगे कि जो वैल्यू है उसको प्रूव करेंगे कि F इजिकल टू 1/2 क्यू क्या एनर्जी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, या 1/2 Q इंटू ई। ये दोनों क्या एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक ही चीज़ है, दोनों के फैक्टर सेम है। दोनों की फैक्टर वैल्यू को हमें समझना है। डेरिवेशन है, प्लेट के ऊपर है, पहले से ही कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था, ये डेरिवेशन बच्चों का खेल है। आपको एनर्जी स्टोर्ड पे निकालना है पहला, दूसरा उसकी सब्सटीट्यूट कर देनी है वैल्यू, तीसरा उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू पर निकालना है। इनमें से कोई सी भी ऐसी बात नहीं है जो अभी आपको हमने पीछे के उसमें नहीं बताई। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है फोर्स, तो बस आपको फोर्स पे काम करना है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनर्जी इनटू एरिया होता है, एनर्जी इनटू एरिया होता है। तो एनर्जी वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर जो होता है F इजिकल टू U इंटू ए होगा। बस U की वैल्यू आपको निकालनी है, असली काम आपका ये है। जैसे ही आपने U की वैल्यू निकाली, ये रहा, यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये आपकी वैल्यू आ गई, रिप्लेस करके आपने यहाँ पर पुट कर दी F इजिकल टू U इंटू ए। तो ये हमारे पास हो गई एनर्जी का फॉर्मूला, ये हो गया ए का। तो ये एनर्जी के लिए आपने U रिप्लेस किया है, बस जो यहाँ पर मेंशन था लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन में निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की जो हम चार्ज ले रहे हैं, चार्ज की फॉर्मेशन में निकालना था, लगा के कर दिया। कोई भी ऐसी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो हाँ, ये की पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि कंडक्टर ई साइड में उसकी वैल्यू 0 होगी, आउटसाइड में E इजिकल टू ई होगी, एवरेज में E/2 हो जाएगी और फोर्स पे 1/में में हो जाएगी। ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, कहीं से मैं अलग से नहीं पढ़ रहा हूँ। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बताई ना जा रही हो और आपसे पूछी जा रही हो, सब आपको पहले बताया जा रहा है। तो उस पॉइंट पे अगला क्वेश्चन, 2 सिमिलर प्लेट्स A एंड B हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड D इज द प्लेट। आपको तीन बातें ये तीनों डेरिवेशन हम पीछे करके आ चुके हैं, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, फटाफट निकाल देंगे, कर रखा है। जो आउटर रीजन है बताया था पीछे भी कि ये 0 हो जाते हैं क्योंकि दोनों फील्ड लाइंस कैंसिल हो जाती हैं। इनर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं परमिटिविटी और उसकी चार्ज डेंसिटी के रेशो के हिसाब से, डायरेक्टली टू चार्ज डेंसिटी, इनवर्सली टू बोलते क्यों नहीं हो, बताओ, इनवर्सली टू परमिटिविटी बेटा। तो ये डिपेंड हो गया, 2 प्लेट्स पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये पहला रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन आप देख लेंगे, पॉज करते ही समझ में आ जाएगा। अगला 2 मेटेलिक स्पीयर दे देते हैं अब आपको और रेडियस R अब की बार 2R दे दी, डेंसिटी इतनी दे दी, कनेक्ट कर दिया और उसकी फ्लो निकालनी है। ये रहा, ये 2R है, ये एक छोटा एक बड़ा पीछे भी कराया था, जब एक छोटा सर्कल लिया था, एक बड़ा सर्कल लिया था, वहाँ पे क्या वैल्यू आ रही थी, सेम वही तो है, कुछ फर्क कोई आया, क्वेश्चन चेंज कर दिया, कंसेप्ट हमने कर रखा है, फटाफट कर देंगे। जब वो पोटेंशियल स्पीयर ले रहे हैं तो आर की फॉर्मेट पे ये हमारे पास वी का फॉर्मूला, ये चार्ज का फॉर्मूला, क्योंकि स्पीयर ले रहे हैं, स्पीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई, क्योंकि आर ले रहे हो तो R² आएगा।
अगर आप 2r ले लोगे तो फिर ये 2r हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अब की बार 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर हो जाएगा। बस स्पीयर का तो फर्क हो गया, ये वाला इसका एरिया हो गया, ये वाला इसका एरिया हो गया। ये दोनों चीजें यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दोगे, ये रिजल्ट निकल आएगा। डिफरेंस डिफरेंस में आपको पता चल जाएगा कि ये वाला कितना फर्क आया और ये वाला, यानी कि जब आप 4r स्क्वायर रख रहे हो तो ये आएगा, जब आप ये वाला रखेंगे 4 4 जा 16 पाई r स्क्वायर तो ये रिजल्ट आएगा। खत्म डेरिवेशन। कुछ है कोई? ये की कॉन्सेप्ट हो गए कि भैया सेम सरफेस पे चार्ज डेंसिटी लेंगे आप, लार्जर रेडियस टू हायर पोटेंशियल, चार्ज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ये कुछ नई बातें नहीं है, पीछे स्लाइड्स में जाके देखो, पीछे वीडियो देखो, जाकर के मूव करो, पिछली वाली पार्ट नंबर 2 वीडियो देखो, पार्ट नंबर 1 वीडियो देखो, आपको रिदम मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन और लर्निंग विजडम में कन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे बट आपके लिए चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, न्यूमेरिकल। आ गए मुद्दे की बात। 2 स्पीयर ले लेते हैं, पहले का चार्ज इतना, दूसरे का इतना, 30 सेंटीमीटर पर ले लेते हैं। आप हमें पोटेंशियल बता दो मिड पॉइंट पे, आप हमें पोटेंशियल बता दो जेड पॉइंट पे। कुछ मुश्किल है क्या? अरे भैया फॉर्मूला ड्राइव करो, वैल्यू उठाओ, गिवन लिखो, डिस्टेंस लिखो, यहां से यहां तक इक्विपोटेंशियल 15 30 है तो 15 15 लिखो, के की वैल्यू ये लिखो, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ गया आपके सामने। मुश्किल किसको लगेगा? मुश्किल उसी को लगेगा जो बच्चा ना तो थ्योरी पढ़ रहा है, ना उसने लॉ पढ़े समझे, ना प्रिंसिपल उसने समझा, ना डेरिवेशन समझा जिसको लॉजिक और मैथमेटिकल बोलते हैं, और वो न्यूमेरिकल पे कूद पड़ा। वो रोएगा बैठ के, उसको रटने पड़ेंगे सारे न्यूमेरिकल, उसको आएगी मुसीबत। तो वो नहीं करना है आपको। यू आर द टॉपर। आ गए, फटाक से निकल जाएगा। आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको वीडियो को पॉज करना है, पूरे क्वेश्चन को बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है तो इसकी वीडियो आप जा करके हमें कमेंट कर देना, पूरा का पूरा आपको पीडीएफ भेज देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, घबराना मत। सेम, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हाइड्रोजन में से, तो आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन दे रखी है, डिस्टेंस ईच प्रोटॉन दे रखी है। ये क्या है ये पता होना चाहिए। ये है एंगस्ट्रम और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। बस इतना सा खेल है। ये नया होगा, अगर पहली बार हम सेशन देख रहे हैं, कहीं यूज ही नहीं हुई तो ये पहली बार यूज हुई है। माइक्रोन तो यूज हो चुकी है, 10 की पावर -6 मीटर, और उसके बाद में नैनो भी यूज हो चुकी है, 10 की पावर -9 मीटर। सॉरी, ये हमारे पास अब ये हमने बता दी। आगे फर्मी आएगी, फर्मी बता देंगे, 10 की पावर -15 होती है वो। तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज हमने सारी देख ली। पोटेंशियल अब हमें 2 पॉइंटों पे पूछ रहा है, एक एक्सियल पर पूछ रहा था, एक इक्वेटोरियल पर पूछ रहा है। दोनों को हमने कंसीडर कर दिया। हमारे पास एक ये वैल्यू है, एक ये चार्ज की वैल्यू तो आपको पता ही है, Q इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19, ये चार्ज की वैल्यू होती है। ये उसकी डिस्टेंस की वैल्यू एंगस्ट्रम मीटर में है, तो ये उसकी दूसरे की वैल्यू है। बस Q1 Q2 दे रखे हैं, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, U निकालना है। U का फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है। मल्टीपल चार्ज दे रखे हैं, 2 दे दिए तो बहुत अच्छी बात। हम तो कह रहे हैं ना, आप हमें इनफाइनाइट चार्ज दे दो, हम उस पर भी निकाल देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने फॉर्मूले कर रखे हैं। तो फॉर्मूले हमारे पास ऑलरेडी हैं, सबकी वैल्यू उठाई, पुट कर दी, ये रिजल्ट आ गया। अब आप कहोगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में तो अब आप मास्टर हो गए होगे, नहीं हुए तो फिर भी आपको मोर देन मोर प्रैक्टिस करनी है। की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स स्टेबल बाउंड मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल आयन। यानी कि जब भी नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना, ये आ रहा है नेगेटिव में, तो नेगेटिव ये बता रहा है आंसर, तो एनर्जी तो पॉजिटिव ही शो हो रही है, बट नेगेटिव का साइन लग रहा है। वो नेगेटिव का साइन बता रहा है कि स्टेबल बाउंड मॉलिक्यूलर एनर्जी, स्टेबल बाउंड मॉलिक्यूलर एनर्जी। तो ये पॉइंट हो गया, और वो एनर्जी माइनस में आ गई। उसके बाद में यहां पर एक ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको ट्राई करना है।
घर से मैक्सिमम निकालना है। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन इसको कंटिन्यू करेंगे कि ये करना कैसे है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। फिर जब ये आप ले लेंगे, वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे, तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चंस थे, ये हमारे लिए नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन हमने थोड़ा सा और एलाबोरेट करके दिया आप लोगों के लिए, बैटरी के जो हमने सिखाया था, ये उस पॉइंट से है। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें पूछेंगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पर ये कॉन्सेप्ट हम करा चुके हैं, फिर भी हमने इस तरीके से डिज़ाइन की है पूरी स्लाइड कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्यूशन पे देख, पहले क्वेश्चन को समझना है 2 बार, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना है, खुद बनाना है कि आपको कितना समझ आया। नहीं समझ में आएगा फिर आप स्लाइड पे आओगे, वीडियो को ऑन करोगे और फिर देखोगे, तो ये आपके पास चीज़ें हो जाएंगी। फिर हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। इसको भी वीडियो को पॉज करोगे और बनाओगे, बनाने के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखोगे, ये सर्किट के क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पे आप किस तरीके से ज्वाइन करोगे सर्किट को, ये इसमें बताने की कोशिश की है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से चला करंट, 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरीके से। तो C2 C3 C4, C2 C3 C4, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दिख रहा, लाइन लगा रखी है। और ये वाला C1 यहाँ से करंट चला, और C5 जो रिजल्ट आएगा, उसको आप सीरीज में कंसीडर कर दोगे और रिजल्ट निकाल दोगे। करके देखना, नहीं आएगा तो मुझसे जरूर पूछना। अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसका भी आप देख लेंगे, ये प्रैक्टिस करना है। नहीं आएगा तो आप कमेंट में डालना। ये वाला देख लेंगे आप, ये आपके लिए क्वेश्चन डाले गए हैं, वीडियो पॉज कर करके आप करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, वीडियो रोक रोक के आपको देखना है और ये चलना है। ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर हमने आज कर दिया खत्म। जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज आपको समझ ना आई हो, 103 क्वेश्चन तक हम पहुंचे हैं। पूरा चैप्टर हमारा वाइंड अप हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड देयर कैपेसिटेंस चैप्टर को वाइंड अप किया है। कोई भी डाउट रहेगा जरूर कमेंट में बताइएगा, वीडियो में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल राजन होम क्लासेस पर, इंस्टा पर और यूट्यूब पर बताइएगा। आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। थैंक यू।